हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बेटा फिजिक्स में आपका यूनिट आता है मोशन। ठीक है, ये वैसे 11th पोर्शन से आपका बिलोंग करता है। ठीक है, 11th पोर्शन में अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा मोशन। देखो मोशन में क्या होता है थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करते हैं, पहले बेसिक चीजें फिर उसके बाद आगे मैथमेटिक्स का पोर्शन देखते हैं। होता मोशन की मीनिंग होती है बेटा इफ पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक, देन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन। if position of any object will be changes with respect to time, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन। मतलब अगर किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा उसका पोजीशन पोजीशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन उसका टाइम के साथ हमारा चेंज होता है तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट जो होगा वो मोशन में होगा। बट अगर पोजीशन में चेंजेस नहीं हो रही है, पोजीशन रिमेन्स सेम है क्योंकि टाइम तो रुकता नहीं है, पोजीशन अगर सेम है तो उस केस में ऑब्जेक्ट कहलाता है आपका बेटा रेस्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे मोशन की जो स्टडी करते हैं बेटा वो बेसिकली हम दो पार्ट में बाइफरकेट पहले करते हैं, एक काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनामिक्स। ठीक, देखो काइनेमेटिक्स क्या होता है, ये मोशन की स्टडी जो हम काइनेमेटिक्स में करते हैं तो ठीक है बोला जाता है इसमें इस पार्ट में जो स्टडी होती है वो कॉजिंग फैक्टर नहीं हम स्टडी करते हैं, मतलब बॉडी मूव कर रही है किसकी वजह से मूव कर रही कैसे मूव करे उसका कॉजिंग फैक्टर हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। ठीक है, यानी मोशन पे तो स्टडी करते हैं बट विदाउट कॉजिंग फैक्टर, किसकी वजह से हो रहा है कैसे हो रहा है वो फैक्टर हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। जबकि हम जब डायनामिक्स में स्टडी करते बेटा तो जो मोशन ऑब्जेक्ट में हो रहा है उसके लिए कॉजिंग फैक्टर क्या है, कैसे क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है वो चीजें भी हम कंसीडर करेंगे। ठीक, फिलहाल ये चीजें हम आगे अगर डिस्कस किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा दो पार्ट में हमने मोशन को पहले बेसिकली बाइफरकेट किया। ठीक है, एक पार्ट हमारा हो गया किसका विदाउट कॉजिंग फैक्टर, किसकी वजह से आपका मोशन हो रहा है वो चीजें हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो उसे आप कहा काइनेमेटिक्स। और जब डायनामिक्स में हम लोगों ने बात किया तो उस केस में हमारा कॉजिंग फैक्टर भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो उसे कह दिया हम लोगों ने डायनामिक्स कह दिया। ठीक, अब देखो जो मोशन हो रहा है बेटा, ठीक है मोशन हो रहा है तो उस केस में मोशन के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी हमारी आती है जो बार बार हमें यूज में आएगी। ठीक है, जिसके बेस पे हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। जैसे आपका होता है पोजीशन वेक्टर, एक टर्म आता है बेटा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन वेक्टर होता है ठीक है वो उसके उस इंस्टेंट पे जिस इंस्टेंट पे हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं उस पे उसके एक्चुअल पोजीशन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में क्या करता है आपको इंफॉर्मेशन उसका देता है। दैट मीन्स कंडीशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये भी एक पॉइंट समझ लीजिए बेटा। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप उसकी स्टडी कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की उसे कहेंगे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जैसे मान लिया हम खड़े हैं, हम कहाँ पे हैं मान लो यर्थ पे हैं तो यर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम स्टडी कर रहे हैं ठीक है तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यर्थ हो गया। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं तो उस पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। तो जो पोजीशन वेक्टर होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी पार्टिकल की ठीक है किसी भी इंस्टेंट पे पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ठीक है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है उसका, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, जेड कोऑर्डिनेट कितना है, उसके बेस पे रिप्रेजेंटेशन होता है। अब वो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि और बेटा सिंगल कोऑर्डिनेट में मूवमेंट हो मतलब स्ट्रेट पाथ पे हो, ये भी हो सकता है कि दो कोऑर्डिनेट के बीच में किसी प्लेन में मोशन कर रहा हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है तीनों कोऑर्डिनेट में उसकी पोजीशन आपकी हो। तो जैसे अगर हम डिस्क्राइब करें यहाँ पे देखा है तो ये केस है, मानो हमने ले लिया एक्स वाई जेड। ठीक है, ये बेटा तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन ये ओरिजिन ये हमारा जो ओरिजिन ले रहे हैं बेटा इसे हम लोग ले रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं। अब मान सपोज दैट यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल को यहाँ पे प्रेजेंट है इस समय ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है तो उस केस में उसका जो पोजीशन वेक्टर है अगर ये ठीक है ये भी पॉसिबल हो सकता है बेटा कि क्या हो एक्स वाई प्लेन में ही हो, बट हम यहाँ पे तीनों को दिखा रहे हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक्स वाई जेड। हमने यहाँ पे ले लिया कोऑर्डिनेट बेटा इसका एक्स वाई जेड। अब अगर इसका पोजीशन वेक्टर दिखाना हमको, इस जो पार्टिकल हमने लिया बेटा ऑब्जेक्ट जो लिया उसका अगर आपको पोजीशन वेक्टर दिखाना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखेंगे तो इस पार्टिकल का तो पोजीशन वेक्टर में हम लोग जनरली आर से दिखाते हैं, वेक्टर आपने पढ़ा ही होगा, वेक्टर में हम रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर एरो लगा लेते हैं। ठीक, तो एक आर को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे, आर को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा x इंटू आई। देखो एक्स एक्सिस में जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन आपका होता है उसे आपका यूनिट वेक्टर आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस के लिए हम लोग कहते हैं बेटा क्या जे से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड एक्सिस के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पार्टिकल। ठीक, ये पोजीशन वेक्टर इस पार्टिकल का हो गया। अब ये हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट में इसकी पोजीशन आपके कुछ ना कुछ है
उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया। ये भी अगर ये प्लेन में होता, दैट मीन्स अगर ये पार्टिकल आपका एक प्लेन में लाई कर रहा है, प्लेन का मतलब होता है बेटा एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है, कोई भी प्लेन आपका हो सकता है। जब प्लेन में रहेगा तो दैट मीन्स उसका दो कोऑर्डिनेट आपको कंसीडर होगा। और अगर स्ट्रेट लाइन में सीधा सीधा है, पार्टिकल प्रेजेंट है ओरिजिन से, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहलाते हैं, फिर वो सिंगल कोऑर्डिनेट होगा, इधर एक्स आर वाई आर जेड। ठीक, तो ये तो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हमेशा जो भी हम स्टडी करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में करेंगे। दैट मींस किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसी को टर्म देते हैं आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह लेते हैं। ठीक, सेकंड फैक्टर हमारा हम लोग पढ़ते हैं बेटा, जैसे मोशन चूंकि हमें स्टडी करनी है तो एक टर्मिनोलॉजी हमें बार बार आएगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेक्टर में आप लोग पढ़ते हैं इसको डिटेल में। तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आएगा आपका डिस्टेंस, दूसरा आएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखिए जब डिस्टेंस हम लोग कहते हैं बेटा, ठीक, तो कहा जाता है इट इज द पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। इट इज द पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच का जो पाथ लेंथ टोटल होता है उसे हम कहते हैं बेटा डिस्टेंस। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट जब एक्सप्लेन करते हैं तो बोला जाता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्ट पॉइंट्स आर कॉल्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो हम कहते हैं डिस्टेंस को इट इज पाथ लेंथ बिटवीन पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में का टोटल पाथ लेंथ, जो आपका पाथ का लेंथ है वो कह रहेगा हमारा डिस्टेंस कह रहेगा। ठीक है, और जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे हम कहते हैं इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। तो दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे बेटा डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, ऑलवेज किसी गिवन पॉइंट्स के बीच में, किसी गिवन टू पॉइंट्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ऑलवेज सेम रहेगा, पाथ चाहे जो भी आप यूज करिए। बट डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है बेटा पाथ चेंज करने के साथ साथ चेंज होता है। कैसे होगा, हम एक्सपेरिमेंट के लिए आपको एक्सप्रेस करते हैं। देखिए सपोज दैट ये पॉइंट हमने लिया, ठीक है, ये दो पॉइंट हमने लिया ए और बी, ए एंड बी दो पॉइंट्स है बेटा। इन पॉइंट्स के बीच में जो हम लोगों ने पॉइंट लिया है, ठीक है, इस पॉइंट में देखो ए से बी जाने का एक शॉर्टेस्ट पाथ है जो आपका स्ट्रेट सीधा सीधा हमने यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर दिया। ठीक, तो ये लाइन जो ड्रा किया ये इस पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट रूट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, शॉर्टेस्ट रूट को। तो ये कंडीशन जो होता है इस पाथ के लिए जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है बेटा। ठीक है, क्योंकि यही शॉर्टेस्ट पाथ है, यानी पाथ लेंथ यही होगा और यही शॉर्टेस्ट पाथ है, तो दोनों कंडीशन के लिए सेम सेम होता है। बट अगर हम और भी रूट चूज करते हैं, मान लो सेकंड रूट हमने ये ले लिया, सेकंड रूट हो गया बेटा, ये फर्स्ट रूट हो गया, ये सेकंड हमने ले लिया, सेकंड रूट हो गया। ऐसे हमने एक मान लो थर्ड रूट बना लिया, एक हमने बेटा फोर्थ रूट बना लिया। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन हमारे राइज होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ से जो आप जा रहे हो इस रूट से जाएंगे, फर्स्ट रूट हो गया, ये सेकंड है, थर्ड रूट है, फोर्थ रूट। हमने चार डिफरेंट रूट्स यहाँ पे लिए हैं। रूट मतलब रास्ते पाथ हो गए हमारे, चार रास्तों से आप ए से बी तक मूव कर रहे हैं। इस कंडीशन में जो मूवमेंट हमारा ए टू बी है, ए से लेके बी तक जो हमारा मूवमेंट है बेटा, ए से कहाँ तक का, बी तक का मूवमेंट है, देखो इस रूट से अगर जाते हैं, ठीक, तो जो इसकी शॉर्टेस्ट क्या हुई, हमारा डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो फर्स्ट रूट के लिए जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों सेम सेम होगा। अगर हम फर्स्ट पाथ के लिए तो यहाँ पे बेटा डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में कहते हैं बेटा इसे दूरी, इसे कहते हैं विस्थापन। ठीक है, तो फर्स्ट पाथ के लिए, ये फर्स्ट पाथ के लिए आपका यानी दूरी जो है, दूरी और ये विस्थापन, ये दोनों आपका बराबर हो जाता है। हिंदी में अगर आपने पढ़ा है तो वहां पे आपको डिस्टेंस को दूरी बोल लेते हैं बेटा, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग विस्थापन बोल लेते हैं। ये दोनों चीजें आपका क्या होता है, बराबर होगा फर्स्ट रूट के लिए, क्योंकि यही शॉर्टेस्ट रूट है और यही इसका पाथ लेंथ भी है फर्स्ट रूट के लिए। बट देखो सेकेंड रूट, ये हमारा थर्ड रूट हो गया बेटा, ये हमारा फोर्थ रूट हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आप कंसीडर करोगे तो इस केस में देखो हम लिख लेते हैं पार, ये हो गया फर्स्ट रूट, पार फर्स्ट पार, पार सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार। अगर इस डिफरेंट पाथ के लिए हम लेते हैं सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पाथ के लिए,
तो देखो हमेशा ये पाथ लेंथ ये होगा, जिस रूट से आप चल के जाओगे पॉइंट से दूसरे पॉइंट, वो उसका पाथ लेंथ कहलाएगा। तो पाथ लेंथ की वैल्यू दिस है this। और यहाँ से आपका इतना हुआ, यहाँ से इतना हुआ, तो पाथ लेंथ सभी अलग अलग है बेटा। और जब पाथ लेंथ अलग अलग होंगे इसका मतलब देखो ये है, इसकी वैल्यू भी इस वाले से बड़ी है, इसकी वैल्यू भी इससे बड़ी है, इसकी वैल्यू भी इस वाले से फर्स्ट वाले से बड़ी है। यानी कि इस केस में अगर हमने इसको S1 S1 S2 S3 S4 ले लिया जाए, पहले वाले रूट के जो डिस्टेंस है, यानी पाथ लेंथ S1 ले लिया, सेकंड के लिए S2 ले लिया, थर्ड के लिए S3 ले लिया और फोर्थ के लिए हमने S4 ले लिया, ठीक। उस केस में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ रूट के लिए, डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी ये ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी बेटा वो डिस्प्लेसमेंट से ऑलवेज हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपका हो गया, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब यहाँ पे कंडीशन क्या कहा जाता है, अगर इन्हें डिफरेंट रूट्स के लिए हमने चार रूट यहाँ पे कंसीडर किया, और चार हो सकता है बेटा, दो पॉइंट के बीच आप इनफाइनाइट रूट से ड्रा कर सकते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में आपके इनफाइनाइट रूट आपके ड्रा हो सकते हैं। तो इस केस में हमने फोर रूट डिफरेंट हमने कंसीडर किया है, ठीक है। इसमें देखिए अगर कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सभी रूट्स का और डिस्टेंस क्या होगा, तो अगर हम लोग कंपेयर करते हैं डिस्टेंस के लिए, अगर आप डिस्टेंस की बात करते हो डिफरेंट रूट के लिए, आप डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, तो देखिए आपका S1 की जो वैल्यू होगी, S1 सबसे स्मॉलेस्ट आपका पाथ लेंथ S1 क्या है, हमने जो डायग्राम ड्रा किया है S2 उससे ग्रेटर है, S3 उससे ग्रेटर है, S4 सबसे ग्रेटर है हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग, S1 लेस देन S2 लेस देन S3 एंड लेस देन S4। तो अगर डिस्टेंस का आपको कंसीडरेशन करना हो तो आपका ऑर्डर ये मिलेगा। बट इसमें इन्हीं रूट के लिए अगर हम लोग बेटा डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, देखो डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी होता था, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, और ये शॉर्टेस्ट हमने देखो डिफाइन किया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ उसे कह सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या इसी को ब्रैकेट में आप पाथ लेंथ कह सकते हो, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ भी उसी को हम कह सकते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो चाहे आप फर्स्ट रूट से मूव करिए, चाहे सेकंड से करिए, थर्ड से करिए, फोर्थ से करिए, इनफाइनाइट कोई भी रूट है जिससे भी आप करेंगे, सभी के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो इस पहले रूट का जो पाथ लेंथ है इसी के बराबर होगा बेटा। तो मैग्नीट्यूड सबका फर्स्ट के बराबर ही हो जाएगा, यानी आपस में सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट जो होंगे सभी रूट्स का इक्वल रहेगा दो पॉइंट्स के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको, किसमें करेंगे, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हमारा होगा। तो S1 इक्वल टू वेक्टर S2 इक्वल टू वेक्टर S3 इक्वल टू वेक्टर S4। दोनों में बेसिक डिफरेंस है, आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। तो डिस्टेंस होता है बेटा दो पॉइंट्स के बीच में जो पाथ आप फॉलो करते हैं उसका टोटल लेंथ, वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। और जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ आपका होगा उन पॉइंट्स के बीच का, उसे आपने डिस्प्लेसमेंट किया। ये बेसिक पॉइंट्स आपका हो गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, कब हम डिस्टेंस बोलेंगे कब डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, इसके बेस पे आप यहाँ से ठीक है रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग मोशन की जब बात करेंगे तो उस कंडीशन में इन पॉइंट्स का हमें जरूरत पड़ेगा, इन पॉइंट्स का हमें रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, वो सारी चीजें तो वहां पे रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए बेसिक हमने पहले बता दिया है। अब नेक्स्ट हमारी बात आता है बेटा जो मोशन हम लोग करेंगे, जब मोशन होगा तो उस केस में मोशन की स्टडी हम लोग यहाँ पे तीन पार्ट में उसे होता है आपका, ठीक है। एक हम लोग कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन, दूसरा कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन, तीसरा थ्री डायमेंशनल मोशन। आपके लेवल पे नीट स्टैंडर्ड पे जो आपको दिया गया है वो आपका वन डायमेंशनल मोशन, यही आपका बोर्ड स्टैंडर्ड में भी है, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है, ये इनके डिटेल स्टडी है। थ्री डायमेंशनल मोशन का आपका केवल जनरल डिफिनीशन बताया जाता है उसमें, और कोई बाकी वहाँ पे डिटेलिंग अपने यहाँ नहीं है, ठीक है, इस स्टैंडर्ड पे नहीं है फिलहाल। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, उसके बेस पे जैसे हम लोग अभी जब वेलोसिटी वगैरह निकालेंगे तो वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, बट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक उस पर टॉपिक नहीं बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो मोशन हम लोग डिस्क्राइब करेंगे बेटा, तो आप कहेंगे वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। तो ये चीज आपकी हो गई, अगर इतना समझ गए हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उस केस में आपका हो गया, ठीक है, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन मोशन। देखिए बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, ठीक है।
डायमेंशन के बेस पे हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड 3 होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी पार्टिकल किसी एनी वन कोऑर्डिनेट एक्स में आइदर एक्स आर वाई आर जेड में मूव करता है यानी स्ट्रेट पाथ में मोशन करता है, तो उसे क्या लेते हैं बेटा, वन डायमेंशनल मोशन। दैट इज डिफाइन करते हैं इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विल बी चेंज्ड ड्यूरिंग मोशन, देन मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन, ठीक। मतलब वन डायमेंशनल मोशन में जो भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल है मूविंग, उसका केवल एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज होता है, चाहे एक्स में हो बेटा या वाई में हो या जेड में हो, तो वो कहलाएगा हमारा वन डायमेंशनल मोशन। जब हम लोग बात करते हैं टू डायमेंशनल मोशन की, टू डायमेंशनल मोशन में कहा जाता है इफ ड्यूरिंग मोशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, इट्स टू कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट विल बी चेंजेस विद द टाइम। टू कोऑर्डिनेट मतलब दो पोजीशन वेक्टर उसमें चेंजेस हो रहा है, या आइदर एक्स वाई आर वाई जेड आर जेड एक्स, देन मोशन विल बी कॉल्ड क्या, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। और तीसरी कंडीशन हम लोग लेते हैं थ्री डायमेंशन, इफ ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर विल बी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यूरिंग मोशन, देन मोशन इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक। तो कैटेगराइजेशन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में हम लोग करते हैं। तो पहला पार्ट हमारा आता है वन डायमेंशनल मोशन। हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं बेटा, पहला पार्ट हमारा होता है वन डायमेंशनल मोशन का, ठीक है। देखिए जब वन डायमेंशनल मोशन की हम लोग स्टडी करेंगे, अगर मोशन हमारा वन डायमेंशनल है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। तो बोला जाता है, डिफाइन करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग मोशन ऑफ द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट ओनली वन कोऑर्डिनेट, ओनली वन कोऑर्डिनेट विल बी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। अगर आप डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं बेटा, इफ ड्यूरिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिकल, कुछ भी आप ले सकते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिकल, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो डिफाइन करते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स या स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, ठीक है, जिसका अपना डायमेंशन पोजीशन के रिस्पेक्ट में कैसा हो, जो हम लोग पोजीशन में चेंज कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जो हमारा हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो, वेरी स्मॉल हो, तब के लिए हम लोग कंसीडर किया, इसलिए पार्टिकल टर्म यूज कर लेते हैं, ठीक है। इफ ड्यूरिंग मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ओनली वन कोऑर्डिनेट, only one coordinate, either x or y or z, will be changed with respect to time. With respect to time, then motion is called one डायमेंशनल मोशन। इस केस में बेटा हम लोग कहते हैं मोशन जो हमारा कहलाएगा वो वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा, ठीक है। तो बोला क्या गया, इफ ड्यूरिंग मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, ठीक है, ओनली वन कोऑर्डिनेट आइदर एक्स आर वाई आर जेड विल बी चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। एग्जांपल हम कहते हैं मोशन ऑन ए स्ट्रेट पाथ। अगर एग्जांपल के फॉर्म में हम लेते हैं, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, ठीक है, एग्जांपल अगर आप लिखोगे तो मोशन ऑन ए स्ट्रेट पाथ, मोशन ऑन ए स्ट्रेट पाथ, अगर आपका स्ट्रेट पाथ पे मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो वो हमारा एग्जांपल होता है वन डायमेंशनल मोशन का, ठीक है। अगर आपका इस पे स्ट्रेट पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसे हम टर्म कहते हैं, ठीक, वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। इसी को लीनियर मोशन के टर्म में भी हम स्टडी करेंगे, तो ये वन डायमेंशनल मोशन हो गया। दूसरा हम लोग कह देते हैं बेटा टू डायमेंशनल मोशन का, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया हमारा टू डायमेंशनल मोशन। सेकंड फैक्टर हमारा आ गया बेटा टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में क्या कहेंगे, ठीक है, हम बोलते हैं जैसे यहाँ पे लिखा, ठीक, ये ड्यूरिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, टू कोऑर्डिनेट, टू कोऑर्डिनेट, टू कोऑर्डिनेट मतलब आइदर एक्स वाई आर वाई जेड आर जेड एक्स, ठीक। तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे अगर आप, तो लिखते हैं इफ ड्यूरिंग मोशन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और यही टाइप कर लेते बेटा पार्टिकल, ठीक, टू कोऑर्डिनेट,
टू कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स वाई आर वाई जेड आर जेड एक्स will be changes will be changes with respect to time, then motion is called two dimensional motion, two dimensional motion। अब आपसे ये बात रिपीट कर दे रहे हैं बेटा, बोला क्या जाता है, इफ ड्यूरिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, ठीक है, टू कोऑर्डिनेट, मतलब जो पोजीशन वेक्टर है उसके दो कोऑर्डिनेट आपके चेंज हो रहे हैं, टू कोऑर्डिनेट, ठीक है, अगर एक्स वाई आर वाई जेड आर क्या जेड एक्स विल बी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। उस कंडीशन में मोशन को हम लोग टर्म देंगे टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे, ठीक है। अब इसकी इस दोनों पार्ट की स्टडी हम लोग करेंगे बेटा, यानी वन डायमेंशन का डिटेल स्टडी करेंगे, टू डायमेंशन का डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब टू डायमेंशन का स्टडी करते हैं, एग्जांपल जो हम लोग लेते हैं आप पढ़ेंगे, आपके अगले यूनिट पढ़ेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। आप लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है, एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। सर्कुलर का मतलब होता है कि अगर किसी सर्किल पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसे कह लेते हैं सर्कुलर मोशन। अब प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है कि अगर किसी हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे ऑब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्ट किया, फेंका, पत्थर जैसे फेंकते हैं ना, तो अगर आपने किसी एंगल पे फेंका तो उस केस में उसका जो मोशन होता है अंडर ग्रेविटी, उसे हम लोग कह लेते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। या किसी हाइट से आप उसको प्रोजेक्ट कर दिया, हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, तो भी हम प्रोजेक्टाइल में, लेकिन हाफ प्रोजेक्टाइल कहलाएगा, तो वो कहलाता है हमारा बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम ये पढ़ेंगे आगे हमारे यूनिट्स, ठीक है, आएंगे, ठीक है, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। तीसरा हम लोग जो है पार्ट हमारा इसमें बेटा, वो थ्री डायमेंशनल मोशन। फिलहाल थ्री डायमेंशनल मोशन का हम इसी में थोड़ा सा जो इक्वेशन करते समय अप्लाई करते हैं, बाकी अलग से हमारी स्पेसिफिक वहाँ पे स्टडी नहीं है। तो यहाँ पे लेते हैं हम थ्री डायमेंशनल मोशन। बात कर रहे हैं तो बेटा थ्री डायमेंशनल मोशन, तो डिफाइन आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। एक ड्यूरिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे था ओनली टू, यहाँ पे टू था, वहाँ पे वन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल थ्री कोऑर्डिनेट विल बी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन मोशन इज कॉल्ड थ्री डायमेंशन। बेसिक डेफिनेशन आपका वही है जो आपने बोर्ड लेवल पे पढ़ते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब बताने से पड़ता है ये चीजें क्योंकि इसी के बेस पे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बोला जाता है इफ ड्यूरिंग मोशन, if during motion, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, बेटा यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट और पार्टिकल बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, स्मॉल इसलिए बोला जाता है जिससे उसका जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ठीक है, वहां पे कंडीशन क्या होती है, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में उसकी अपनी साइज जो है वो नेग्लिजिबल हो, वेरी स्मॉल हो, ठीक है। लार्ज साइज होगा तो सेंटर ऑफ मास से कंसीडर करना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। होता है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, ठीक है, ऑल थ्री कोऑर्डिनेट, all three coordinate x, y, z, x, y and z, कर लेते हैं x, y and z, बड़ा x, y and z, ठीक है, will be changes, ठीक, with respect to time, ठीक है, with respect to क्या हो जाएगा, time, then motion start, then motion is called three-dimensional motion। ये तो हमारे बेसिक डेफिनेशन हो गया बेटा, इसे हम लोगों ने क्या कह दिया, थ्री डायमेंशनल मोशन के लिए। वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और क्या हो गया बेटा, थ्री डायमेंशनल मोशन हो गया, ठीक। तो ये हो गया वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और आपका थ्री डायमेंशन। इसका जो एग्जाम्पल कहते हैं हम लोग बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या लेंगे, तो आपने पढ़ा होगा
फ्लाइंग ऑफ बर्ड, जैसे जब बर्ड बेटा फ्लाइंग करती है किसी कर्व्ड पाथ पे, तो देखो उसको फीदर से एक साइड ऊंचा एक साइड नीचा हो जाता है, और वो क्योंकि सर्कुलर पाथ पे भी रोटेट हो रही है, तो उस कंडीशन में उसका थ्री डायमेंशन कहते हैं। ऐसे ही एरोप्लेन की जब फ्लाइंग होती है स्ट्रेट पाथ पे जब मूव करता है तब की बात नहीं है, जब वो टर्न होता है, जब टर्निंग होती है तो उस कंडीशन में उसके थ्री डी होता है। हम लोग काइट उड़ाते हैं, पतंग, जब पतंग उड़ाते हैं, जब उसको आपका खींचते हैं धागे को जिसे मांझा बोलते हैं, तो उस केस में देखो वो रोटेट करते हुए क्या होता है, नीचे या ऊपर आता जाता है, तो उस कंडीशन में थ्री डी होता है। तो ये हो गया फ्लाइंग ऑफ, फ्लाइंग ऑफ बर्ड, ठीक है, कमा काइट, बर्ड ले लीजिए, कमा ले लीजिए, काइट, काइट जब आपका हम क्या करते हैं, ठीक है, उड़ाते हैं, इसी तरह से कंडीशन आपका हो जाता है एरोप्लेन, मोशन ऑफ एरोप्लेन। ये कंडीशन आपका होता है, इसे कह लेते हैं बेटा थ्री डी का एग्जाम्पल हमारे हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, उनमें भी रैंडम मोशन होता है, तो वो भी हम थ्री डी में कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कैसा आपका हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन वन डी टू डी थ्री डी। अभी हम लोग जो पहले पढ़ेंगे बेटा वो वन डायमेंशनल मोशन की ही स्टडी करेंगे। ये तो हमने कैटेगराइजेशन कर दिया, क्योंकि आगे जब थोड़ा डिस्कस किया जाएगा तो वो चीजें आपको पहले से प्री इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, तब आप कंपेयर कर पाते हो तो सभी में डिफरेंसेस क्या होती है। तो आपको शायद पता चल गया होगा वन डी टू डी थ्री डी में क्या डिफरेंसेस है। वन डी में होगा आपका मोशन जब होगा केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, दैट मींस पार्टिकल और किस पे, स्ट्रेट पाथ पे आपकी मूव करेगी। टू डी में आपने बात किया यहाँ पे बेटा, तो दो कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, आपने कहा मतलब वो दो कोऑर्डिनेट कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई, वाई जेड जेड एक्स कुछ भी। और एग्जाम्पल आपने लिखा सर्कुलर मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन। थ्री डी में आपने बोला कि सभी कोऑर्डिनेट्स हमारे चेंजेस होते हैं। तो मोशन को देख के कितना कोऑर्डिनेट उसमें पोजीशन वेक्टर में किस किस कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, आप डिस्क्राइब कर लेंगे बेटा मोशन किस टाइप का है। अब हम लोग यहाँ पे फिलहाल पहला हमारा चैप्टर जो आता है वो वन डायमेंशनल मोशन का आता है। तो वन डायमेंशनल मोशन या इसी को मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो हम इसका यूज करेंगे पहले बेटा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए यहाँ पे जो बात करते हैं हम लोग, जब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो बातें हो रही है हमारी क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी वन डायमेंशनल मोशन। इसी को आप लिख सकते हैं बेटा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कंडीशन जो हम लोग बात कर रहे हैं मोशन इन स्टेट लाइन, मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है किसी स्टेट पाथ पे आपका मूव कर रहा है तो उसकी स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसमें देखो मोशन हो रहा है, इसका मतलब उसका कुछ स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, जो भी चीजें हैं वो सारी चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बात कर रहे हैं स्टेट पाथ पे मोशन के लिए। जैसे सपोज दैट बेटा पार्टिकल आपके यहाँ पे है, इनिशियली एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, पॉइंट ए से पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो भी हमारा ए से बी तक शिफ्ट हो रहा है। अब हमारी पोजीशन में चेंज है, देखो स्ट्रेट पाथ में मूव हो रहा है, ठीक है, पोजीशन में जो चेंज हुआ ए से बी तक आपकी शिफ्टिंग हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आपका कवर करेगा, जो डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक कवर करने में कुछ टाइम लगेगा। सभी लोगों ने या फिर स्टैंडर्ड से आपको बताया जाता है स्पीड, ठीक है। तो वहां पे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या, स्पीड। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, टाइम के साथ में कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसे स्पीड कहते हैं। और जब वेलोसिटी कहते थे बेटा तो उस केस में हम लोग कहते थे क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक। तो जब स्पीड की बात किया जाता है, किसकी बात करते हैं हम लोग, स्पीड, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका होता है, वहां पे हम कह देते हैं डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब आप लोग इसमें बात करेंगे बेटा स्पीड का, तो ये हम लोग बेसिक कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो ये तो बेसिक आपका हो गया v इक्वल टू एस बाई टी कहते हैं। अभी हम लोग स्पीड बोल रहे हैं, स्पीड का मतलब हो गया कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो स्पीड जो हो गया हम लोगों ने इसका प्रश्न किया स्पीड, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम टेकन है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन होता है। हम लोग लिख देते हैं v इक्वल टू एस बाई टी। ये तो अगर पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको दिया गया उसमें टाइम लग मिला है उसे हम कह लेते हैं स्पीड। बट होता क्या है
ये एक टर्म आता है बेटा एवरेज स्पीड। जैसे ये तो स्पीड हो गया हमारा, डिस्टेंस कवर्ड अपन क्या टाइम टेकन के टर्म में हमने बात कर लिया, ठीक है। एक कंडीशन हमारा होता है कि एवरेज, जब हम स्पीड की बात करें, एवरेज मान लो जर्नी हमारा कई स्टेप में पूरी हुई होती है, ठीक है, कई स्टेप में पूरी हो रही होती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो होता है उसे हम लोग एवरेज स्पीड कह लेते हैं। उसे क्या कह लेंगे आप, एवरेज स्पीड कह लेंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो होगा दिस इज नोन एज एवरेज स्पीड बेटा, ठीक है। तो जब एवरेज स्पीड आप बात करोगे, एवरेज स्पीड, ठीक, एवरेज स्पीड की कंडीशन में क्या होता है, इसका यूनिट भी हम लिख लेते हैं बेटा, यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या हो जाएगा आपका, नीचे हम लिख देते हैं, यूनिट हो जाएगा बेटा मीटर पर सेकेंड। एसआई हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एसआई यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। आपको डायमेंशन भी बेसिक चीजों का मालूम होना चाहिए, सारी चीजों का। एक डायमेंशन से रिलेटेड आता है, बट आपको इसका डायमेंशन, आपके इस लेवल पे इसका डायमेंशन नहीं पूछेंगे, ठीक है। डायमेंशन लिखेंगे तो डिस्टेंस को हम डायमेंशनल फार्मूले में, चाहे वो मीटर हो, किलोमीटर, चाहे कोई भी यूनिट हो, ऑलवेज एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम को टी से टी ऊपर शिफ्ट होता है एल टी के पावर -1। इसी को कहीं कहीं आपको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंटेड मिल जाएगा, एम की पावर 0 एल टी के पावर -1। तो ऐसा नहीं कहीं हम इस टर्म में पढ़ेंगे और कहीं ऐसा आ गया तो मतलब क्या वो गलत है या आप नहीं करिए, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक चीज है, यहाँ से आप दिखा देते डायमेंशन क्या होगा, यूनिट क्या होगी। जब हम लोग एवरेज स्पीड की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, एवरेज स्पीड की जब आप बात करोगे, एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जनरली इसको हम कब यूज करते हैं, जब हमारी डिस्टेंस मल्टीपल पार्ट में कवर होती है। जो डिस्टेंस आपकी है मल्टीपल पार्ट में कवर हो रही हो, ठीक है, या मल्टीपल टाइम में कवर हो रही हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसे हम कह लेते हैं कौन सा, एवरेज कह लीजिए। तो जैसे हम लोग डायग्राम की जगह दिखा देते हैं बेटा, मान लो यहाँ से चले, ये जर्नी पूरी है, ए है, बी है, सी है, डी, ए टू डी तक हमें मूव करना है, बट हम सिंगल टर्म में नहीं जा रहे, मतलब ए से बी तक पहले शिफ्ट हुआ, सपोज डेसिमल लगा बेटा, और यहाँ टाइम हमारा लगा t1। यहाँ से हमने डिस्टेंस कवर किया s2, टाइम टेकन कितना हो गया t2, यहाँ पे s3 हो गया, टाइम टेकन हमारा t3 हो गया। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे टोटल अगर डिस्टेंस कवर की बात करोगे तो उस केस में सभी का सम हो जाएगा अपॉन टोटल क्या हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा। तो जब एवरेज बात करते हैं तो वहां पे कहते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या कहेंगे, टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो हो जाएगा बेटा, उसे कह देंगे हम एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे देखो, अगर हम मैथमेटिकली इसको दिखाते हैं तो v एवरेज से इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। एवरेज दिखाने के लिए तो v ए भी लिख दिए या इसी पर v बार कर लीजिए तो भी एवरेज ही कहलाता है, ठीक है। तो v एवरेज की वैल्यू हमने डिस्टेंस कवर किया टोटल कितना, s1 + s2 + s3 अपॉन टोटल टाइम टेकन t1 + t2 + t3, t1 + t2 + t3। दिस इज नोन एज एवरेज स्पीड। इसी को हम लोग कह लेते हैं एवरेज स्पीड। क्या होगा, यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है तो एवरेज स्पीड हो गई। एक हम लोगों ने सिंपली स्पीड कहा, ठीक है, सिंपली आपने स्पीड कह लिया, और दूसरा हम लोगों ने कह लिया क्या, एवरेज स्पीड क्या होगा, यहाँ से आपने रिप्रेजेंट कर लिया। तो एवरेज लेते समय हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, यहाँ से दिखा देते हैं। स्पीड भी जब हम लेते हैं तो यहाँ पे जैसे हम एक टर्म में ही सीधे बोल दिया, ठीक है, या जनरली जब आप लेते हैं तो वहाँ पे अगर डिफरेंशियल टर्म में लेंगे, अभी कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करता है उनके रेशियो को हम कहते हैं बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन को कहते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी इंस्टेंट पे। इंस्टेंट का मीनिंग ये होता है जैसे आप गाड़ी चलाते हो, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, जिसमें स्पीडोमीटर हो, फिर आप हमें व्हीलर से नहीं मतलब है, उसमें स्पीडोमीटर लगा होना चाहिए। स्पीडोमीटर देखो आप क्या होता है, जब गाड़ी आप ड्राइव करते हो तो उस केस में उसकी स्पीड जो होती है, जब आप उसकी रीडिंग चेक करते हो उस समय ये नहीं बताता आप घर से किस स्पीड में चले थे या आगे किस स्पीड में चलोगे, वो उस टाइप की वेलोसिटी यानी स्पीड को रिप्रेजेंट करता है जिस स्टैंड पे आप उसको रीड कर रहे हो, ठीक है, जिस स्टैंड पे आप उसको क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो जो हमारे गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड को, जिस स्टैंड पे आप उसको देख रहे हैं वो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब कंडीशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बहुत सारे टाइम पे आपका एवरेज स्पीड के बराबर भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ी सी हम एक बात करते हैं। जैसे गाड़ी आपने स्टार्ट किया, मान लो आप हाईवे पे जा रहे हो,
सपोज दैट आप हाईवे पे जा रहे हो, हाईवे पे जा रहे हैं, हाईवे पे जनरली हमारी रोड खाली रहती है। खाली कहने का मतलब वहां पे आपको स्पेस की प्रॉब्लम नहीं होती है। मान लो कांस्टेंट स्पीड आपने मेंटेन कर रखा है 50 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जैसे भी आप ड्राइव करते हो, जिस स्पीड पे जा रहे हो, मान लो आपने 10 किलोमीटर तक कांस्टेंट उसी स्पीड में चले, आपने कॉन्स्टेंटली 10 किलोमीटर तक आपने स्पीड जो मेंटेन किया 50 किलोमीटर पर आवर से आप मूव किए, तो उस केस में अगर आपको देखा जाए एवरेज स्पीड भी हमारी 50 ही होगी। टोटल टोटल जर्नी में जो स्पीड थी वो 50 है, तो एवरेज भी वही रही। और वही किसी स्टैंड पे अगर आपने अपनी गाड़ी को चेक करोगे, गाड़ी का अगर स्पीडोमीटर चेक करेंगे, तो वो किसी स्टैंड पे भी आपकी स्पीड क्या शो करेगा, 50 किलोमीटर पर आवर शो कर रहा है। तो दैट मीन्स अगर कांस्टेंट स्पीड से आपकी कोई बॉडी मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, नॉन एक्सीलेटेड, अभी हम लोग आगे स्टडी करेंगे एक्सीलेटेड मोशन है नॉन एक्सीलेटेड मोशन, तो उस कंडीशन में अगर आप नॉन एक्सीलेटेड मोशन है, मतलब उसके स्पीड में कोई चेंजेस नहीं हो रही है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है हमेशा पूरी जर्नी में, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड की वैल्यू जो होती है बेटा वो कांस्टेंट रहती है। ऐसे केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड की जो वैल्यू आपकी होगी वो रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, ठीक है। बट अगर गाड़ी आप पक्के पे ड्राइव कर रहे हो, भीड़ शाम का टाइम है या सुबह का टाइम है जब भीड़ ज्यादा होती है, तो उस केस में कंपनी बाग से रोडवेज आना हो, तो आपको हमेशा गाड़ी की स्पीड को क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। चेंज करने का मतलब जहां क्राउडिंग ज्यादा होगी स्पीड स्लो करना पड़ेगा, क्राउडिंग कम है तो स्पीड ज्यादा करनी पड़ेगी। या अगर रोड आपका क्या है, डिफेक्टिव है, कहीं ऊंचा नीचा है, कहीं प्लेन है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अपनी स्पीड को चेंज करते हैं। ऐसे केस में जो एवरेज स्पीड होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा वो हर पॉइंट के लिए सेम नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ पॉइंट्स पे आपको सेम मिल सकते हैं, कि हो सकता है जो आपने एवरेज वैल्यू निकाला वही उस स्टैंड की इंस्टेंटेनियस हो, बट अगर आपका वेरिएबल स्पीड से आप मोशन कर रहे हो तो ये ऑलवेज एक, ठीक है, इक्वल नहीं होता है, ऑलवेज इक्वल नहीं होता है। बट अगर कोई वैसे क्वेश्चन पूछा जाए कभी कि क्या वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते इंस्टेंटेनियस और एवरेज, तो आप बोलोगे मे बी पॉसिबल, मे बी पॉसिबल, ठीक है। तो पॉसिबल हो सकता है कि आपका एवरेज इंस्टेंटेनियस किसी स्टैंड पे इक्वल हो, लेकिन ऑल स्टैंड पे नॉट पॉसिबल, ठीक है, सभी समय पे वो पॉसिबल नहीं होगा कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर हो। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट की है, स्पीड इनिशियली 0 है, आपने स्पीड गेन किया 20, फिर आपने बढ़ाया 30 किया, 40 किया, 50 किया, जो भी है, फिर आपको ब्रेक लगाने की जरूरत पड़े तो घट गई। अब उस कंडीशन में एवरेज देंगे, मान लिया एवरेज आपने निकाला 30 किलोमीटर पर आवर, तो 30 किलोमीटर पर आवर आपकी जर्नी में कभी ना कभी स्पीड जरूर रही होगी। अगर उस स्टैंड पे ही आपने मेजर किया हो, ऑब्जर्व किया हो, तो उस समय इंस्टेंटेनियस उस एवरेज के बराबर हो गया। लेकिन अदर स्टैंड पे अगर आप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों वैल्यू बेटा डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या होता है, कैसे होता है। तो जब इंस्टेंटेनियस हम बात करते हैं, तो जर्नी के वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल में, जो जर्नी आप कर रहे हैं उसके वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल में जो हमारा क्या होगा, स्पीड होगा, उसे हम लोग कह लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहेंगे उसे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। लाइक दिस, मान लो जर्नी पूरी आप कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपने जर्नी किया ए टू बी। अब ए टू बी जाने में टोटल टाइम आपको टी लग रहा है, ए टू बी जाने में टोटल टाइम बेटा टी लग रहा है। बट हमने क्या किया कि माना कोई एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस हमने यहाँ कंसीडर किया डीएस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस हमने कंसीडर किया क्या, डीएस। तो इस केस में जो डीएस है और यहाँ पे टाइम टेकन जो है डी, ठीक, dt, तो उस कंडीशन में जो होता है डिफरेंशियल टर्म में हम देखते हैं तो इंस्टेंटेनियस प्रोवाइड करता है। या अगर हमने इस पॉइंट को डेल्टा एस कर दिया, ठीक है, मान लो जब एवरेज निकाला तो उस कंडीशन में एवरेज जो वेलोसिटी हम स्पीड लिखते हैं वो आपका डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी के टर्म में भी कर सकते हैं स्पीड को। तो वहां पे जब स्पीड आपने कहा तो स्पीड को आप ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखना है तो ये डेल्टा टी, यही हम लेते हैं लिमिट, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो का मतलब वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस आपका कवर हो रहा है, ठीक है। तो जब इंस्टेंटेनियस स्पीड आप कहेंगे, जब आप इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं बेटा, ठीक है, तो उस केस में यही हो जाता है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी बी इंस्टेंटेनियस की जो वैल्यू आएगी हम ले लेते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू क्या, जीरो, डेल्टा टू टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये आपका इंस्टेंटेनियस टर्म कहलाता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस जैसे हमने समझाया किसी इंस्टेंट पे, और वो इंस्टेंट मेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए होता है, ऐसा नहीं तो रिवर रीडिंग देखते रहे कहे तो हमारा बदल रहा था, वो किसी पर्टिकुलर स्टैंड पे जब आप रीड करते हो तब की वैल्यू कही जाती है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन आपका बन रहा है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इसी को जब हम डिफरेंशियल टर्म में लिखते हैं बेटा तो डी इंस्टेंटेनियस की जो वैल्यू होगी इसी को डी एस अपॉन dt कह देते हैं,
dx अपॉन क्या कह लेते हैं, dt, इसी को इंस्टैंटेनियस स्पीड कहते हैं। और इस पे आपको न्यूमेरिकल भी मिलता है डिफरेंशियल टर्म में। आपका पोजीशन जो होता है टाइम डिपेंडेंट दे दिया जाता है, आगे क्वेश्चन बताएंगे। टाइम डिपेंडेंट आपका क्या पोजीशन, उसकी चेंजेस जो हो रही हैं वो दे दी जाएंगी, और टाइम के रिस्पेक्ट में फिर हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करके स्पीड की वैल्यू को क्या करना, फाइंड करना होता है। ठीक है, और अगर आपको लिमिट दे दिया किस टाइम से किस टाइम के बीच में निकालना है तो आपको एवरेज मिल जाएगा। ठीक, तो ये केस आपके होते हैं। यहाँ पे स्पीड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। एक में जनरल स्पीड कहा, डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन। फिर हम लोगों ने कहा एवरेज स्पीड, तो अगर मल्टीपल स्टेप पे आपकी जर्नी हो रही है तो हमने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कह लिया। फिर हम लोगों ने कह दिया बेटा इंस्टैंटेनियस स्पीड, इस इंस्टेंट पे जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है उसे आपने कह दिया इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो ये बेसिक डिस्टिंग्विशन हो गया क्या कौन होता है, उसके बेस पर हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसके बेस पे क्या करेंगे आप, रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होता है कैसे होता है। आप याद रखेंगे हम लोग, ये तो हमारा सिंगल हो, चूंकि अभी वन डायमेंशन मोशन की बात कर रहे हैं, तो जब वन डायमेंशन मोशन की बात करेंगे तो एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो बाकी कोऑर्डिनेट की हम स्टडी नहीं करेंगे। किसी एक का कर रहे हो, चाहे एक्स हो या वाई हो या जेड हो। ठीक है, तो ये तो केस हमारे हो गए बेटा किसका, वन डायमेंशन मोशन का। कैसे होगा क्या होगा उसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें किसी को डाउट, अब तो डायरेक्ट बता भी नहीं सकते हैं। तो ये केस आपका होता है बेटा, इसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेंगे क्या होता है कैसे होता है। ठीक, दूसरी चीज आपकी होती है जब वेलोसिटी की हम बात करते हैं, ये तो हमारी स्पीड हो गई, क्या होता है हम लोग जब वेलोसिटी की बात करते हैं थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे एक्सीलरेटेड नॉन एक्सीलरेटेड की बात करेंगे। देखिए बेटा, आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी में अंतर होगा, क्या होगा, आपको बोला गया स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन का रेशियो कहलाता है, स्पीड लिखते हैं तो बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन का रेशियो कहलाता है। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी को जब हम डिनोट करते हैं तो ऑलवेज हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं बेटा, क्या वेक्टर फॉर्म में कहते हैं। तो जब वेलोसिटी लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, वेलोसिटी लिखेंगे तो वेलोसिटी लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी को लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, टाइम टेकन। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, उनका रेशियो जो होगा वो आपका वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो वेलोसिटी आपकी होती है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब वेलोसिटी हम लिखेंगे बेटा तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। जो वेलोसिटी आपका हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम टेकन का जो रेशियो होता है इसे वेलोसिटी कहते हैं। और मैथमेटिकली लिखेंगे तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। अभी जब हम लोग स्पीड लिखा तो वहाँ वेक्टर नहीं लगाया था, अभी वेक्टर लगा देंगे इक्वल टू एस बाई टी। ये सिंपल कंडीशन हमारी हो गई। ठीक, अब यहाँ पे भी हम जब एवरेज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एवरेज की बात करेंगे बेटा। जब एवरेज वेलोसिटी कहेंगे तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कह देंगे, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। या उसी को कह सकते हैं हम लोग क्या, डिफरेंट पार्ट में अगर हमारी जर्नी हो रही है तो उस कंडीशन में सभी का सम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कह लेंगे। ठीक, ठीक है, तो हमारा हो गया वेलोसिटी। और जब एवरेज की बात करेंगे आप, यूनिट वही रहेगा बेटा, यूनिट डायमेंशन सेम है, एसआई यूनिट हम लोग लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन भी हमारा क्या रहेगा, एम के पावर 0, या सीधे आप देखो खाली एल टी के पावर कितना -1, या एम के पावर 0 एल टी के पावर -1। कंडीशन क्या हो रहा है आपका, जब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हम लिखेंगे बेटा, एवरेज वेलोसिटी लिखोगे, एवरेज लिखने का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, टोटल जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपॉन टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो होगा वो एवरेज कहलाएगा। ठीक है, इसको हम दो टर्म में आप लिख सकते हैं। अगर जर्नी को हमने जैसे पीछे बनाया था, अगर कई स्टेप में आप करते हो, क्या करते हैं, स्टेप में करते हैं। ठीक है, मान लो 1 2 3 जो भी आप करें, पॉइंट वही हमने लिया ए बी सी डी। वहां पे चूंकि वन, देखो वन डायमेंशन जब मोशन होता है सीधा स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, तो सीधा सीधा स्ट्रेट का पाथ में मूव करेगा बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम सेम मिलती है। क्या मिलेगी, सेम सेम मिलेगी। बट फार्मूला लिखते समय वहां पे हम लोग वेक्टर नहीं यूज करते, यहाँ पे वेक्टर यूज करेंगे। तो ये केस आपका हो गया। यहाँ पे अगर स्ट्रेट पाथ पे आप मूव कर, सीधा सीधा हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेट पाथ की केवल बात कर रहे हैं, तो ये केस आपका हो गया, मान लो S1 है, दिस इज S2 है, दिस इज S3।
यहाँ पे टाइम टेकन T1 है, T2 है और T3 है। ध्यान रखिएगा कि इस पे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए क्या होता है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आपका बनता है और बीच में उसमें एक पॉइंट के लिए डाउट क्लियर किया होता है, ठीक है। क्या होगा कैसे होगा आगे बताया जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी जब आप बोलते हो तो ये होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो होता है उसे हम लोग कह देते हैं एवरेज वेलोसिटी बेटा, ठीक है। डिपेंडेंट जब करेंगे यहाँ पे तो कंडीशन क्या बनेगा, देखो बी एवरेज या इसी को बी बार भी कह देते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें वेक्टर लगाना है तो उस केस में हम लोग एवरेज लिख लेते हैं। बी एवरेज की वैल्यू होगी वेक्टर S1 प्लस वेक्टर S2 प्लस वेक्टर S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, यहाँ वेक्टर मत लगा दीजिएगा, टाइम आपका क्या है स्केलर क्वांटिटी, ठीक। तो इस केस में टोटल आपका हो गया। इसी को हम अगर चेंज के टर्म में लिखते हैं बेटा, एवरेज वैल्यू जब हम लोग चेंज के टर्म में लिखते हैं तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कह देते हैं। अगर हम लोग इसको चेंज के टर्म में लिखते हैं, दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज द एवरेज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इस टर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अगर चेंज इन पोजीशन डायरेक्ट आपको दिया गया है कितना उसके पोजीशन में चेंज हो रही है तो सीधे आप टाइम से डिवाइड करके वहां से निकाल सकते हो। तो ये तो केस आपका हो गया, क्या होगा बेसिक का आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया। जब इंस्टेंटेनियस आप बात करोगे, इंस्टेंटेनियस में फिर वही कंडीशन है, किसी इंस्टेंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उसे हम टर्म देंगे बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी इंस्टेंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उसे हम लोग क्या टर्म देंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह देंगे। अब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे देख लीजिए। तो वी इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम बात करते हैं बेटा, ठीक है। तो बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वी इंस्टेंटेनियस की जो वैल्यू हमारी होती है, वी इंस्टेंटेनियस अगर वैल्यू फाइंड करना है तो इसी को हम लोग लिमिट ले लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं लिमिट ले लेंगे। तो वी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू कितना 0, ठीक है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और जब लिमिट लेने का मीनिंग ये होता है बेटा, आपको बताया गया होगा जो मैथ सॉरी हाई स्कूल लेवल पे भी थोड़ा बहुत या बोर्ड में आपने पढ़ा होगा तो वहां बताया गया होगा, लिमिट की मीनिंग होती है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मीन टाइम की वैल्यू टेंड्स टू 0 यानी वेरी वेरी क्लोज टू 0 लिया जाता है। जब वेरी क्लोज लेंगे तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी, उस उनके जो रेशियो होते हैं उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस कहते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में यही लिख देते हैं इंस्टेंटेनियस इक्वल टू कितना ds अपॉन dt। तो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी हो गया बेटा हमारा ds अपॉन क्या हो गया dt के बराबर हो गया। तो ये चीजें आपकी होती हैं कि इंस्टेंटेनियस क्या होगा, एवरेज क्या होगा, ठीक है। ये हमने कंसीडर कर लिया बेटा वेलोसिटी के लिए कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया मोशन के बारे में, क्या होता है एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कैसे इनमें रिलेट करेंगे। अब कल हम लोग आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा क्या यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और उसके बेस पे यहाँ पे फिर क्वेश्चन वगैरह भी इसका डिस्कस कराएंगे, ठीक है। तो आज से क्लास फिलहाल इतना ही, लेकिन इन चीजों को जो भी आप पढ़ते हैं उनके बेस पे आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं, क्वेश्चंस करते रहिए, ठीक है। अगर बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो वो भी चीजें आपका वहाँ पे, ठीक है, बोर्ड की बुकों में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहते हैं, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उनसे आप करते रहिए, ठीक। विदाउट एप्लीकेशन आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, और आप कॉन्सेप्ट जानते हुए भी अगर एग्जाम में आप नहीं कर पाते, अगर आपका एप्लीकेशन करने के आपके क्या कैसे अप्लाई करना है उसको आपको मालूम नहीं है तो, ठीक है। तो ओके, कल बाकी हम लोग पढ़ेंगे आगे इसके बेस पे, ठीक है। ओके।